हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि देखो कार्नोट हीट इंजन एक्चुअली आपका कार्नोट इंजन ही है। ठीक है, इसको हीट इंजन इसलिए बोला क्योंकि जिससे हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है, वो थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या करता है, वो ये करता है कि जो हमारा हीट है, ठीक है, हीट एनर्जी को वो क्या करता है और एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने देखा था, वो उन एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है सॉडी कार्नोट, ठीक है, उनके बेस पे ही एक्चुअली इसका नाम कार्नोट पड़ा। उन्होंने क्या किया था, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो जो एक ऐसा इंजन इन्होंने लिया था जिससे आपकी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी थी, उस इंजन को इसने नाम दे दिया कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमारी कैसे क्या प्रोसेस होती है, कैसे ये अपना इंजन को चलाता है, क्या क्या कंस्ट्रक्शंस लेके चलेगा। ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है। ठीक है, उनको मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि जो कार्नोट हीट इंजन आपका है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार ये बताना जरूरी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि दो ही रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो कार्नोट हीट इंजन एक्चुअली जो है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक बार रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों को ही देख लेते हैं, उसके बाद अपनी इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये बेस्ड है सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने देख लिया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इनिशियल स्टेट से बैक फाइनल स्टेट में एंड बैक कर सकते हैं हमारे फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में कंप्लीटली। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, जैसा आपका इसके अंदर है कि वाटर से आप जैसे वाटर को फ्रीज करते हैं या कूल करते हैं और ज्यादा, तो वो हमारी आइस में कन्वर्ट हो रही थी, और आइस को हम क्या करते हैं अगर मेल्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी है आपकी, इसमें इनिशियल स्टेट वाटर था, फाइनल आपने आइस कर दी, आइस के ऊपर एक और कंडीशन लगाई कि इसको हीट कर दिया। ठीक है, मेल्ट कर रहे हो तो आपने दोबारा क्या ले लिया, वाटर की फॉर्म दोबारा से गेन कर ली, तो ये कैसी हो गई आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इनिशियल स्टेट से आपकी फाइनल स्टेट में चली तो जाती है, लेकिन बैक उसमें कन्वर्ट इनिशियल स्टेट में दोबारा से वापस नहीं आ सकती। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस आपकी कौन सी है, जिसमें उसका पाथ जो है वो दोबारा से रिट्रेस बैक नहीं हो सकता। ठीक है, वो दोबारा से आपकी इनिशियल स्टेट के अंदर नहीं आ सकती। जैसे हमने देखा था वुड को अगर थोड़ा सा फायर लगाते तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो वैसे हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से हम उसको किसमें, आपके वुड में दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी प्रोसेस हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है। ठीक है, अब हम हमारी कार्नोट हीट साइकिल पे चलते हैं, हीट इंजन पे चलते हैं, क्योंकि हमने दोनों प्रोसेस को जान लिया। और जो हमारी कार्नोट हीट इंजन है यानी कि कार्नोट इंजन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास आता है कार्नोट इंजन। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देखो टॉपिक्स इसके अंदर जो अपनी सेकंड यूनिट है उसके अंदर दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एक तो कार्नोट इंजन, ठीक है, और एक है कार्नोट थ्योरम। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक तो है कार्नोट इंजन जिसको हम कार्नोट हीट इंजन भी बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है कार्नोट
थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों हमारी पेपर के अंदर आती है, या तो वो आ सकता है कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताओ। तो आप ध्यान देके रखोगे कि वो किसके बारे में बोल रहा है, वो कार्नोट हीट इंजन को इवेलुएट उसके बारे में बोल रहा है कि आप उसके बारे में बताओ, ठीक है। और अगर ये बता दे कि आपको ये बताना है कि कार्नोट जो कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगी इसके नाम से, या फिर कार्नोट थ्योरम के नाम से आपसे पूछता है, तो वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। या तो वो पूछेगा कार्नोट हीट इंजन बताओ, या फिर एफिशिएंसी बताओ कार्नोट हीट इंजन की, ठीक है। तो आप करके आओगे ये जो आज टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और अगर वो पूछेगा कि एफिशिएंसी बताओ कि कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल की आपकी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर रिवर्सिबल साइकिल की आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है देन द इरिवर्सिबल, तो आपको अगर ये थ्योरम वो करनी है तो इसका मतलब आप किसको बताओगे, कार्नोट थ्योरम को बताओगे, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई है, और ये दोनों ही टॉपिक में आपके सिलेबस में है, ठीक है, और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो दोनों में से कोई एक पूछता है, आप ध्यान में रखना उसको, ठीक है। तो वो पूरा कंप्लीट भी करके पूछ सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसके ऊपर। अब आते हैं कि कार्नोट हीट इंजन क्या है, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो काम किया था वो सैडी कार्नोट ने किया था, इसीलिए इस हीट इंजन का नाम क्या पड़ा इसका नाम, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कार्नोट इंजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये एक ऐसा हीट इंजन है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है आपकी हीट एनर्जी को किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये सैडी कार्नोट ने किया था, और किसके उसमें, इसलिए इसका नाम कार्नोट इंजन भी पड़ा, ठीक है। और एक्चुअली में ये जो इंजन है आपका, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, आपका रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर है, ठीक है। तो जब ये इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और एप्लीकेशन, कुछ और उसमें प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो किस में आ जाए, हमारी इनिशियल स्टेट के अंदर दोबारा से आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी साइकिल्स इसके ऊपर अप्लाई करने, मतलब एक साइकिल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो किस में आ जाए, दोबारा से इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाए, ठीक है। अभी कहता है इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर दो प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे, एक तो आइसोथर्मल की और एक करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। हमें आइसोथर्मल प्रोसेस पता है, आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक क्या होता है, जिसमें जो आपकी हीट है वो कांस्टेंट रहती है, वो आपके सिस्टम से ना बाहर जाने के लिए अलाउ है, ना ही बाहर से अंदर आने के लिए, ना ही उसमें मैटर अलाउ होता है अंदर और बाहर जाने के लिए। मेन वो हीट के लिए कहलाया जाता है कि आपकी हीट अलाउ नहीं होती एंटर करने के लिए और बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, अब ये अगर है तो जो हमने दो बोले हैं ये दो टाइप से हैं आपके, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। इसी तरीके से एडियाबैटिक के अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन चारों साइकिल्स को अप्लाई करके हमें क्या करनी है, वहाँ पे एक साइकिल बनानी है, ठीक है। अभी कहता है अगर इस तरीके से है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए आपको, ठीक है, जो कोई ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहा है जो कांस्टेंट रहे उसके ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा किसी चीज का लेना है तो इसका मतलब आपको एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, एक सब्सटेंस भी तो लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी गैस फिल है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को लेना पड़ेगा और एक सोर्स लेना पड़ेगा जिससे हमें टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हो, यानी कि उसका टेम्परेचर कम भी कर रहे हो, तो कम करने के लिए वहां से जो टेम्परेचर जो हीट थी उसको थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंक लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपनी जो रिलीज की हुई एनर्जी थी उसको डाल रहे हैं और कितनी भी एनर्जी जो हमारी वो हो रही थी उसको वहां पे
दे सकें। ठीक है, तो एक सोर्स चाहिएगा, एक सिंक चाहिएगा, ठीक है, जो एक हाई टेम्परेचर हो गया, एक लो टेम्परेचर का हो गया, और क्या चाहिए, एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और क्या चाहिए आपको, एडियाबेटिक भी तो बताना है। एडियाबेटिक यानी कि हीट अलाउ ना करे, तो एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसको हम अगर मान लो कोई इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दें तो वहां से वो हीट भी आपकी अलाउ नहीं होगी लेने के लिए, देने के लिए, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब आपको 4 चीजों की जरूरत है। ठीक है, वो हमारी किस में आएंगी, कंस्ट्रक्शंस में आएंगी। तो वो 4 चीज हमारी कौन सी है, एक तो हमारा देखो सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आप देख रहे हो ये वॉल यहाँ है, एक ये यहाँ है, और ये पिस्टन से हमारी बंद हो रखी है। ये कैसी वॉल है आपकी, जहां से हम हीट को अलाउ नहीं कर रहे एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी वॉल्स हो गई आपकी, नॉन इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो गई। ठीक है, और जो बेस है आपका देख रहे हो, ठीक है, ये बेस आपका जो होता है सिलेंडर का वो कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। जहां पे हमें इसकी हीट ट्रांसफर करवानी होगी हम इसको किस पे रख देंगे, उन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वाले इस पे रख देंगे। अगर हमें जैसे एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक वाले में तो आपको नहीं चाहिए ना हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो हम उसको किसके ऊपर रख देंगे, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, या फिर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे, तो वो वहां से उसकी हीट ट्रांसफर करने ही नहीं देगा। तो ना ऊपर से वो हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ना वो नीचे से कर पाएगा। तो इसका मतलब पूरी गैस जो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर थी वो कैसी हो गई आपकी, बताइए, वो हो गई आपकी कांस्टेंट। ना हीट बाहर जा रही है ना आपकी हीट अंदर आ रही है, तो वो एडियाबेटिक। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, देखिए अब हम चलते हैं, ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शंस की ओर कि हमने क्या क्या चीजें ली हैं इसके अंदर, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है सिलेंडर। तो हमने बताया था ना वहां पे कि उसका जो हमारा बेस है सिर्फ वो ही कंडक्टिंग रहता है, उसकी जो साइड्स वगैरह हैं और जो उसकी पिस्टन वगैरह जो हम जो ऊपर से बंद कर रहे थे वो हमारा कैसा रहता है, नॉन कंडक्टिंग रहता है। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम कौन सी गैस ले रहे हैं, आपकी परफेक्ट जो गैस हम लेके चल रहे हैं वो परफेक्ट गैस लेके चल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इस सिलेंडर को हम एक्चुअली में बोल रहे हैं हमारा वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा सोर्स। ठीक है, सोर्स हमारा किस में है, आपका हाई टेम्परेचर पे है। ठीक है, और उस टेम्परेचर को नाम ले रहे हैं हम T1। ठीक है, इट इज ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी ऑफ हीट so that addition or subtraction of heat does not change its temperature। मतलब हमें जितनी भी उसके अंदर चाहिए होगी हीट हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहता है सिंक क्या है, सिंक दूसरा आपका रिजर्वर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तो किसमें था, फिक्स T1 टेम्परेचर पे था, ये लो टेम्परेचर है इससे। ठीक है, उसको हम लो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें कहीं पे भी जैसे रिजेक्ट करनी हो हीट, ठीक है, जिस सिस्टम से देनी हो, हमें जितनी यूज करनी थी यूज कर ली, बाकी हमने दे दी, तो कहाँ देंगे, कोई एक ऐसा चीज भी तो होनी चाहिए ना जो जितनी हम करना चाहें रिजेक्ट उसको उतनी उसमें कैपेसिटी हो कि वो रख सके उसको। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सोर्स है और एक क्या है आपका सिंक हो गया है। ठीक है, तो ये दो चीज हमारे पास यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अभी कहते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड की जरूरत क्यों पड़ी, इंसुलेटिंग स्टैंड की हमें पता है कि हमने एडियाबेटिक प्रोसेस भी तो करवानी है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जब हमें करवानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमें क्या करवाना होता है, हीट को अलो नहीं करवाना होता। और जो हम सिलेंडर लेके चल रहे हैं वो कैसा है, आपका कंडक्टिंग बेस का है। तो अगर उसका बेस भी नॉन कंडक्टिंग चाहिए आपका, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी समझ में आ गई है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि प्रोसेस आपकी क्या क्या रहेंगी। चलिए आइए उसको देख लेते हैं एक बार। देखो कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन के अंदर देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे यहाँ पे था, हमें पता है जब हम पीवी ग्राफ देखते हैं तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है प्रेशर आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको पर्टिकुलर एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जो आपने सिंक से ले सोर्स से लिया था उस टेम्परेचर पे इसको रख दिया। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इस प्रोसेस के ऊपर क्या हुआ, हमने इसको सोर्स पे रखा हुआ था। ठीक है, जो गैस थी सिलेंडर के अंदर उसको सोर्स पे प्लेस कर दिया।
नेक्स्ट हमारे पास ये साइकिल है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, सेकंड से थर्ड के ऊपर जा रहा है। तो जब ये सेकंड से थर्ड पे जाता है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, पहले आपके दोनों एक्सपेंशन होंगे, दोनों फिर कंप्रेशन होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अब एडियाबेटिक लेना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हीट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसका चेंज नहीं लेके आना। तो जो यानी कि वर्किंग सब्सटेंस था उसको सोर्स पे से हटा के किसके ऊपर प्लेस कर देंगे, हम हमारे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी इक्वेशन की आती है वहां से उसका वर्क डन निकाल लेंगे कि कितना वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहाँ जा रहा है, थर्ड से फोर्थ के ऊपर। अब ये दोबारा से कैसी होगी, आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है। ये कहते हैं अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने रिलीज करी है यहाँ पे तो वो सिंक के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये सिंक के ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने वर्किंग सब्सटेंस को अपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे से हटा के कहाँ प्लेस कर दिया है, सिंक के ऊपर प्लेस कर दिया है, ठीक है। फिर अब कहाँ गए, ये लास्ट स्टेप, हमारे पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें फोर्थ से फर्स्ट स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्थ से फर्स्ट ये कौन सा हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब एडियाबेटिक के अंदर वो क्या करेगा, हीट को दोबारा से अलाउ नहीं करेगा। अब नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंक पे से हटा के वर्किंग सब्सटेंस को प्लेस करना पड़ेगा, कहाँ बताओ, कहाँ करोगे, कहाँ करेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या हो गई हमारी, और लास्ट में हम कहाँ पहुंच गए, इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए जहां से हम चले थे। तो यानी कि ये क्या हुआ कि इनिशियल स्टेट के अंदर वापस पहुंच गए। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस को करने के लिए उसने दो प्रोसेस लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, और उन दोनों के अंदर क्या करवा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है, आपकी चार प्रोसेस हो रही है। फर्स्ट टू सेकंड के अंदर जा रहे हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, सेकंड टू थर्ड जा रहे हैं तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, थर्ड टू फोर्थ जा रहे हैं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, एंड देन फोर्थ टू फर्स्ट जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अभी किस किस के ऊपर स्टैंड मैंने अभी बोला है, आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये जो था वो कहाँ प्लेस था, आपका किस पे, हॉट रिजर्वर पे, यानी कि सोर्स के ऊपर प्लेस था, ठीक है। फिर क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर किस पे प्लेस कर दिया आपने, सिलेंडर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर आपने दोबारा क्या किया, इसको उठा के कहाँ प्लेस कर दिया, अपने सिंक के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा से क्या हुआ, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यानी कि एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर आपने क्या किया, इस सिलेंडर को दोबारा से इंसुलेटिंग स्टैंड पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये चार प्रोसेस हमारी किस किस उस पे हो रही है मैंने बता दिया। तो एक सिलेंडर चाहिए था, एक सोर्स, एक सिंक और एक इंसुलेटिंग स्टैंड, इससे हमने अपनी चारों प्रोसेस को कर दिया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब ये इन प्रोसेस के अंदर अपना वर्क डन कैसे कर रहा है, कितना क्या एक एक प्रोसेस के अंदर वर्क कर रहा है। अब हमें पता है वर्क डन तो किसमें होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में है। तो वर्क डन किससे निकलेगा, पीडीवी से निकलेगा, ऑब्वियसली सी बात है, इसी से निकलेगा। और यहाँ पे हमारे पास कैसे कैसे चेंजेस उसमें आते हैं, आइए चलिए आगे इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आता है हम इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग के अंदर सबसे पहले देखो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस देखो, इसके अंदर चार साइकिल है ना, तो चारों को एक एक करके करेंगे, ठीक है, और उनका जितना वर्क डन आता है देखो वो निकलेगा। अगर ये पूरी कंप्लीट साइकिल है तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, हर चारों का, चारों साइकिल का वर्क डन निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा, वो आपको क्या देगा, उसका टोटल वर्क डन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट का आता है, इसका जो वर्क डन निकलेगा देखो वो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर P1 से P2 जा रहा है और वॉल्यूम V1 से V2, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब हमें ये पता है कि अगर हम किसकी साइकिल वो लेके चलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चलते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरेशन पे हमारी जो
वो वैल्यू होती है वो पीवी इज इक्वल टू कितनी होती है हमारी कांस्टेंट आती है यानी कि आरटी के इक्वल आती है। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई आरटी बाय वी हो गई। लेकिन वर्क डन इसके अंदर निकालेंगे तो वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा पीडीवी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमें आर को पी को हम चेंज कर रहे हैं आरटी बाय वी के अंदर, तो यानी कि टोटल जो चेंज निकल गया वो वी के अंदर निकलेगा। ठीक है, और वी कहाँ से जा रहा है आपका इनिशियल V1 से V2 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले वो सारी कंसिडरेशन लेंगे कि भाई एक गैस ली थी इतने इतने मोल की थी, वो हमारी किसके ऊपर एक सिलेंडर के अंदर थी, आइसोथर्मल करवानी है तो किसके ऊपर प्लेस करनी पड़ेगी आपको बताइए सोर्स पे, क्योंकि आपको ये टेम्परेचर चाहिए ना, हाई टेम्परेचर पहले तो लोगे तो किस पे प्लेस करना पड़ेगा वो सोर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा हो गया, ये सारी चीजें बता के फिर हम उसका वर्क डन बता देंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो अब इसके अंदर हमने बता दिया कि भैया एक आपने परफेक्ट गैस ले रखी है 1 मोल की है, उसका वॉल्यूम वगैरह सारा टेम्परेचर T1 T2 सारा बता दिया हमने, और ये किससे लिया हमने टेम्परेचर उसका सोर्स से ले रखा है। अब ये सोर्स से लेना है, इसका मतलब हमने क्या किया उस जो हमारा वो है हमारा पूरा सिस्टम है उसको हमने किसके ऊपर प्लेस कर दिया आपके उस पे सोर्स पे प्लेस कर रखा है। तो इसका टेम्परेचर वगैरह हमने बता दिया कि कितना हो गया T1 इसका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो वो था प्रेशर था वो P2 हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया आपका इस पॉइंट के ऊपर V2 हो गया। ठीक है, तो जो वर्क डन है हमारा ये कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि पीडीवी है और आपका पी को आप चेंज कर रहे हो आरटी के अंदर। ठीक है, और T1 क्या है आपका टेम्परेचर सोर्सेज जो आपने लिया था। ठीक है, तो यानी कि ये तो कांस्टेंट ही था, चेंज किस में आया वॉल्यूम के अंदर आया, तो वॉल्यूम कहाँ से हो रहा है V1 से V2 के अंदर। ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि ये किसके इक्वल होता है आर टी 1/v के इक्वल हो गया। तो 1/v का इंटीग्रेट अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो log ऑफ v आता है ना, तो log ऑफ v की वैल्यू आप v2 और v1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा RT1 log e base v2/v1। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको वहां से क्लियर कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर और आएगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको दोबारा मैं बता देती हूँ पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो P किसके इक्वल हो गया आर टी बाई वी के। आर टी आपका कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा 1/v dv का इंटीग्रेशन, आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ x होता है। ठीक है, तो log ऑफ 1/v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ v हो जाएगा। लिमिट आपकी v1 से v2 है तो आप उसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ v2 बाई माइनस लॉग ऑफ v1, और log a माइनस बी log a बाय b होता है, तो इसीलिए log v2 बाय v1 यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है आपका अब ये है। ठीक है, अब क्या करना है, अब वहां से वर्क डन वो निकल गया ना W1। अब वर्क डन निकालने की बारी है एडियाबैटिक की। अब एडियाबैटिक के अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो सिलेंडर है उसको सोर्स से हटा के हमारा किसके ऊपर रखना पड़ेगा इंसुलेटेड स्टैंड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एडियाबैटिक प्रोसेस करनी है। इसका मतलब हमें ये करवाना है उसको परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बनाना है। अभी कहता है अगर ये करना है तो इस ड्यूरेशन पे आपका प्रेशर जो है वो P2 से P3 के अंदर चेंज हो गया, V2 आपका V3 के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको तो ये भी पता है कि आपकी जब एडियाबैटिक लेके चलते हैं तो टेम्परेचर का तो कोई वो ही नहीं, हीट तो आपकी कांस्टेंट, तो आपको पता है पूरी इक्वेशन किसके इक्वल होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम उस कांस्टेंट को लेके चल रहे हैं K, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू K है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई K बाई V की पावर गामा। क्लियर है ना, तो उससे अब इस चीज के वर्कडन को निकालेंगे। वर्कडन का तो फॉर्मूला वही रहेगा, वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम और पी आएगा। ठीक है, तो उसी से इसको निकालेंगे। तो और एक आपको इक्वेशन ये भी बता दी मैंने कि पीवी की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको आप के ले रहे हो, तो यहाँ पे आप चेंजेस देखो किस में कर रही हो P2 V2 और P3 V3 में। तो ये P2 V2 की पावर गामा और ये किसके इक्वल हो जाएगी के, और इसी तरीके से P3 V3 की गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी के कांस्टेंट की। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट उसमें चलो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आपका जो ये W2 है ये किसके इक्वल हो, क्योंकि वर्क डन सेकंड चेंज इन वॉल्यूम आपका V2 से V3 हो रहा है, PdV इज इक्वल टू K, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने अभी बताया ना P इज इक्वल टू K बाई V की पावर गामा आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये आपका यहाँ पे ये आ गया
ठीक है। अब ये कितना हो गया, k तो आपका बाहर हो गया, ये v की पावर माइनस कम और ये हो गया। और आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड हो जाती है और जितनी वो भरी हुई पावर थी वो एज इट इज नीचे डाउन में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, k आपका बाहर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं अपन में 1 माइनस गामा v2 बाय, और इसकी फाइनल लिमिट कितनी हो गई v3। आप देख सकते हो ना v2 से v3 की तरफ जा रहा है, एरो देखो, देख रहे हो ना, तो v2 से v3, तो इसीलिए इनिशियल आपकी v2 है और फाइनल आपकी v3 वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, क्योंकि अब जो है अभी तो जैसे स्कूल कॉलेजेस आपको पता नहीं कब ओपन होंगे, तो यही है कि शायद इसी से ही पढ़ाना पड़े, यही प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, और ये बेस्ट भी लगा मुझे क्योंकि जूम के ऊपर बहुत थोड़ी सी कॉलेज में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है और थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसीलिए आप इसके थ्रू ही अच्छे से अपने स्टडी करेंगे। होप कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी इसके साथ। ठीक है, थैंक यू।